चलिए आज फिर से हम लोग आ गए जेईई मेन 2025 क्वेश्चन में। ये 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर। ओके, चलिए रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं आप लोगों का कितना। ये बच्चे, चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन पे क्या है? अच्छा, ये वेनेडियम के ऑक्साइड्स हैं और कह रहा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने के लिए क्या ओवर ऑक्सीडेशन, तो बेसिक होगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहे तो एसिडिक होगा, मिडिल रहे तो एरिक होगा। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि वेनेडियम का कौन सा ऑक्सीडेशन किया जाए बच्चे। तो ऐसे कह देते हैं 2O3 प्लस 3, 2O4 पे प्लस 4 के, 3,2O5 के वेनेडियम में प्लस 5 है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो ये होंगे, एरिक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। B2O4 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वेनेडियम के। आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्या आगे बढ़ जाया जाए। ये कह रहा है किसका मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो किसका मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है बच्चा? अच्छा, ऐसे आयन कंपाउंड जिसमें एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए, कितना कितना है वो चेक कर लें। V2O VO2 प्लस में वेनेडियम पे कितना चार्ज होगा? तो वेनेडियम पे x मान लेते हैं। ऑक्सीजन पे -2 होता है, इंटू 2 प्लस 1। वेनेडियम पे चार्ज +5 आ गए। Cr2O7 पे उसी तरह से +1, इस पे +7, इस पे +4। तो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा? जिसका कम ऑक्सीडेशन नंबर होगा और इसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लेने का, को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। सिंपल। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। कह रहा है इनमें से कौन येलो इंक है। इनमें से कौन येलो इंक है? सॉल्ट एंड आपने पढ़ा है। अच्छा, जिंक सल्फाइड भी है। जिंक सल्फाइड को हीट करने पे तो हो जाता है, लेकिन कोल्ड है तो वाइट रहेगा। कैडमियम सल्फाइड येलो होता है, पता है। और लेड क्रोमेट भी येलो होता है। ये वाला येलो है, ये वाला भी येलो है, ब्लैक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर होगा ए एंड ई। क्रोमेट का CrO4 2- का कलर येलो है। CrO4 2- का कलर येलो है। सोचिए, आगे बढ़ जाते हैं। आगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा है ना, ऑफ द फॉलोइंग सब सेल। एनर्जी का वैल्यू कैसे लाते थे? N+L वैल्यू ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा। अब बाउ रूल है, तो N का वैल्यू आगे दिया हुआ है, SPDFGHI, ये सब सेल हैं। L का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ले जाएंगे। चलिए, N+L का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3+D। डी के लिए L का वैल्यू 2 है, तो 3+2 5। 3P कितना हो जाएगा बच्चे? 3+1 4। ये 2+0 2 1
जैसे जैसे n प्लस एल बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सबसे एनर्जी लेवल डी का है, फिर का है, फिर एस का है, उसके बाद सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है तो इसको हटा दिया जाए। कह रहा है कौन सा इसमें से पैरामैग्नेटिक है? तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक? वो स्पीसीज हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएगा। पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे मेटल का, देखेंगे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो पहले निकेल का, तो निकेल का एटॉमिक नंबर आपको तो याद है 28। और इस पे चार्ज देख लीजिए कितना है। निकेल का एक्स मान लेते हैं चार्ज, बस -1 इंटू 4 इक्वल टू -2। तो एक्स का वैल्यू +2 होगा। तो निकेल +2 में है। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s2 3d। अब निकेल +2 का कितना हो जाएगा? निकेल +2 का हो जाएगा, बताइए बच्चे क्या? तो 4s से इलेक्ट्रॉन हटाएं तो आर्गन। अब इसी के पास 4 क्लोरीन आ रहा है ना। क्लोरीन वीक लिगेंड आप तो जानते हो, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहले भर दिया जाए, उसके बाद पेयर करवा दिया जाए। करवा दिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यही बताइए बच्चे क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं। नंबर कह रहा है 30 ग्राम HNO3 है। 30 ग्राम HNO3 है। 30 ग्राम HNO3 है। इसको ऐड कर रहे हैं। 30 ग्राम HNO3 को ऐड कर रहे हैं। 30 ग्राम HNO3 को ऐड कर रहे हैं। इसमें ऐड कर रहे हैं। 30 ग्राम HNO3 को ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड कर रहे हैं। 30 ग्राम HNO3 को ऐड कर रहे हैं इसमें। तो एक सोल्यूशन में, ताकि 75% वेट बाय वॉल्यूम आ जाए। इस सोल्यूशन का डेंसिटी 1.25 कह रहा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बताइए। तो 30 ग्राम को ऐड कर, मान लेते हैं सोल्यूशन का वॉल्यूम VmL है, इनटू डेंसिटी कर दीजिए तो सोल्यूशन पास आ जाएगा। का कितना परसेंट है? 75% है। क्या है? तो HNO3 है। उसका वेट कितना है? है दिखा हुआ है बच्चा। तो V का वैल्यू इससे आ जाएगा इजीली, इक्वल टू 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 75। डिफाई कर लीजिए, बस आ जाएगा वॉल्यूम। तो आ गया ना। ये 2 से कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 32 ml। 2 ml इज द राइट आंसर। ओके, अब आगे बढ़िए। कर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट से रिलेटेड ये कुछ काफ़ी बता दो। पहला है, एक जगह स्ट्रेट चेन में है, एक में है ना। तो दोनों तरह दोनों आइसोमर हैं, रिंग चेन आइसोमर हैं। दूसरा कह रहा है एक जगह प्राइमरी अमीन है, दूसरा सेकेंडरी अमीन है। दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, राइट। तो फंक्शनल आइसोमर हैं, इनका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। चलिए आगे का स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन कुछ है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इक्वल टू K इंटू
जितना एलिमेंट्री रिएक्शन का कोफिशिएंट है उसको पावर में दिया, रेट ऑफ रिएक्शन है। अब कह रहा है वॉल्यूम को 1/3 कर दिया गया, तो इसको वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये भी मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। 1/3 आप कर दीजिए, तो रेट बताइए कितना गुना हो गया, ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 3 9 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का रेट 9 टाइम्स बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल था ना बच्चे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गए। पहला कह रहा है अल्काइन है, उसमें हाइड्रोजन और पैलेडियम दिया हुआ है, लेकिन कार्बोनेट भी है तो पैलेडियम का एक्टिविटी घट जाएगा। 100% ये हाइड्रोजनेशन नहीं करवा पाएगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के बाद ओजोनाइसिस करवाते हैं। ओजोनाइसिस डबल बॉन्ड पहला स्टेप में करवा दिया तो ई का वैल्यू आया, इस बच्चे अल्कीन बन गया। अगर इसका ओजोनाइसिस करवाया जाए ये बॉन्ड टूट जाएगा, बन जाएगा एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएंगे। आपका बिल्कुल सही हुआ होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दिया है कुछ मैच द कॉलम के लिए, मैच करवाना है। COF6 3- हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है बच्चे, ये वेल नोन है। NiCl4 2- का इस जाएगा, NiCN4 का DS का। आपको ये सब पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सा है। COF6 NCERT का दिया हुआ है, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये इन का। तो सामने सामने मैचिंग करवा दीजिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 3, डी का 4। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब कह रहा है कि सॉलिड वेपर में बदले, सॉलिड वेपर में बदला तो सब। अच्छा, फिर वेपर को सेकंड स्टेज में सॉलिड में बदला है, डिपोजिशन कहलाएगा या रिवर्स सब्लिमेशन कहलाएगा। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। आगे बढ़ जाया जाए। कर इनमें से किनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का डज नॉट कंटेन 1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंक। अमाइलोपैक्टीन में मोनोसेक्राइड के बीच 1,4 ग्लाइकोसिडिक है, माल्टोज में भी होता है, लैक्टोज में भी होता है, तो में नहीं होता है बच्चे, तो उसमें नहीं होगा। आगे आ जाइए। अच्छा, पीरियोडिक टेबल का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हुआ है। लॉ ऑफ ऑक्टेव, एलिमेंट को अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नहीं, ये गलत है। एलिमेंट को अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक टोन। ऑक्टेव म्यूजिकल टोन होता है, ये तो पहला वाला गलत है। लोथर मेयर कर्व लाए थे, इसमें प्रॉपर्टी का रिलेशन एटॉमिक वॉल्यूम, प्रॉपर्टीज एटॉमिक वॉल्यूम का रिलेशन एटॉमिक वेट के साथ था, है कि नहीं? तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन। ऑप्शन 4 उसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स का दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, बैक्टीरिया का ग्रोथ। तो कह रहा है N/N0 वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ आना चाहिए। तो बैक्टीरिया का रेट ऑफ ग्रोथ ऐसे पता कर लीजिए, डी फर्स्ट ऑर्डर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया के पास। तो dN/dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एन। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, dN/n, तो टाइम और नंबर ऑफ बैक्टीरिया का रिलेशनशिप आ जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, 0 में बैक्टीरिया का नंबर N0 है, टाइम t में बैक्टीरिया का नंबर n,
तो हम लोग कह सकते हैं ln n बाय n नॉट का वैल्यू आ जाएगा कि टी। तो n बाय n नॉट का वैल्यू आ जाएगा बच्चे कितना, ई टू पावर ऑफ की एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। कल है ना बच्चे, डिग्रेड होता तो माइनस लगा देते, ये तो फर्स्ट ऑर्डर एक्सपोनेंशियली घटता है, यहाँ तो बढ़ ही रहा है तो एक्सपोनेंशियली बढ़ा देंगे। आगे कह रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से बोर्स एटॉमिक मॉडल से पूछा गया है। एटॉमिक नंबर Z है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कैसे पता किया जाए, इलेक्ट्रॉन एक बार में अगर रिवॉल्व करता है तो 2πr सेंस ट्रैवल करेगा ऑर्बिट में। अगर मान लेते हैं n बार अगर ये रिवॉल्व किया तो n लगा दें, का वैल्यू जितना स्पीड से चल रहा है तो इन टाइम। तो बताइए फ्रीक्वेंसी का मतलब रोटेशन पर यूनिट टाइम, इसका वैल्यू हो जाएगा v डिवाइडेड बाई पाई आर। v का वैल्यू v नॉट, ऐसे भी आपको प्रॉब्लम करवाया गया था, याद होगा, ये वेरी करता है जेड स्क्वायर बाई एन। यहाँ पर भी अगर याद नहीं है तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। जेड ऊपर आ जाएगा तो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। ये आसान क्वेश्चन था, सभी तो आसान ही हैं। अब कह रहा है एक एलिमेंट के एनालिसिस से डेसिग्नेट टेस्ट कह रहा है, तो डेसिग्नेट टेस्ट में क्या होता था, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन को साथ साथ तो सोडियम के साथ फ्यूज करवा दिया तो सोडियम बनता था। सल्फर है तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, हेलोजन है तो सोडियम हैलाइड बनेगा, है कि नहीं। अब इसको वाटर में डिज़ोल्व करवा करके सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया, उसमें अगर FeSO4 दिया जाए तो प्रूशियन ब्लू बन जाता था, है कि नहीं। प्रूशियन ब्लू बन जाता था, ये प्रूशियन ब्लू बन जाता था बच्चे, याद है आपको। तो लेसैग्ने टेस्ट होने के लिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन होना चाहिए, तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन तो है ही, एनिलीन में भी है C5N2, फिनाइल हाइड्रोजीन में भी है, ये फिनाइल है और इसमें हाइड्रोजन लगा दिया, फिनाइल हाइड्रोजीन है। तो सब में कार्बन नाइट्रोजन किस में नहीं है, तो पहला वाला में नहीं है, ये नहीं देगा, है कि नहीं। तो चलिए सिंपल सा था। अब एक और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। साइक्लोहेक्सेन 12 इसको हीट कर रहे हैं सेलेनियम के प्रेजेंस में, तो एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, बन जाएगा सिस्टीन, बेंजीन का रिंग आ जाएगा, बेंजीन का रिंग हो जाएगा ए में, फिर उसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से टॉलिन बन जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा रिंग में। इसके बाद इसका रिएक्शन करवाया जाए CrO2 चार्ज रिएक्शन, बच्चे याद होगा आपको, ये बन जाएगा बेंजाइड, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप है इसमें, अल्डिहाइडिक ग्रुप को कह रहा है सी कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करवाएंगे, जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा उस पे, है ना। एसिडिफिकेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, तो ये बेंजल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, तो गलत हो गए। अल्डिहाइड हमेशा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट होता है, तो ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा बच्चे। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट तो देगा ही देगा, और सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, ये एल्डिहाइड है, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा, सिल्वर आयन को सिल्वर में बदल देगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 21 कह रहा है कि इनमें से कौन सा पैरा मैग्नेटिक
बहुत सिंपल, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, बार बार आपको बताया गया था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, O2+ में 1 अनपेयर्ड है, O2- में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। तो आंसर बताइए, CO नहीं है, कितने पैरामैग्नेटिक हैं? टोटल 5 पैरामैग्नेटिक हैं, टोटल 5 पैरामैग्नेटिक हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर? तो CH नॉन पोलर है ना, टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल है, CCl4 भी, ये भी नॉन पोलर है, CH2Cl2 पोलर है, वाटर भी पोलर है, अमोनिया भी पोलर है, H2 पोलर है, ये भी है। तो अगेन आंसर बताइए कितना हो जाएगा? 5 स्पीसीज आर पोलर इन एयर, 5 स्पीसीज पोलर हैं। चलिए आगे कह रहा है कि कितने स्पीसीज बेंजोइक एसिड देगा जब इसका रिएक्शन हॉट अल्काइन के मोनोक्साइड पाया जाए। तो आपको ये पता है कि बेंजीन में अगर ये कार्बन लगे और कार्बन के आसपास अल्फा हाइड्रोजन, तो वो केमोनोफोर के साथ बेंजोइक एसिड बना देगा। ये आपने पढ़ा है, तो यहाँ तो सी है ही है बच्चे, बेंजोइक एसिड बनाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं बनाएगा, ये भी बना देगा, ये भी बना देगा। यहाँ पर भी कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही ना बच्चे, बना देगा, नहीं बनाएगा। अगेन आंसर बता 5, अगेन आंसर 5 हो जाएगा। ये लाइन के मोनोपोर से कंबाइन करके बेंजोइक एसिड दे देगा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, 600 ml NaCl है जिसका pH 12 हो गया बढ़कर। करेंट का वैल्यू पता करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस 10 मिनट तक करवाया गया है। चलिए बता दीजिए, अगर pH कितना हो गया तो हाइड्रोजन आयन 10 टू द पावर ऑफ -12 आएगा, OH माइनस आयन का वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -2। अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस सॉल्यूशन का करवाएं तो आप जानते हो H2O का 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बनेगा, और इस साथ साथ reaction में 2OH माइनस। तो OH माइनस आयन का मोल पता कर लें, मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है फाइनली इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद 10 टू द पावर ऑफ -2, तो वॉल्यूम ऑफ द वैल्यू आएगा 6 टू 10 टू द पावर ऑफ -3। अगर इतना मोल आ रहा है तो उतना ही मोल इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 टू 10 टू द पावर ऑफ -3 मोल इलेक्ट्रॉन। जितना OH का मोल बनेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का मोल आ रहा होगा। और इस मोल को चार्ज में कैलकुलेट कर लेते हैं तो चार्ज का वैल्यू आएगा जितना मोल उतना फैराडे, फैराडे का वैल्यू 9500, का वैल्यू होगा I/T। टाइम को सेकंड में लिख दीजिए, 10 इंटू टी, 10 मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर ले, मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर ले। तो करेंट अगर 100% यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय 600, तो वैल्यू 100, ये 2 जीरो कैंसिल, तो 0.965 एम्पियर लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। लगभग ये 1 के बराबर आ गए। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस का इक्वेशन लिखा जाए, और सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, उसकी जगह वाटर का हाइड्रोजन आयन लेगा, और हाइड्रोजन गैस और 2OH माइनस आयन ले। जितना OH माइनस आयन का मोल बना उतना ही इलेक्ट्रॉन का मोल आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।